जय हिंद। तो इससे पहले के क्लास में हम दर्पण देख लिए थे कि दर्पण क्या होता है। उसके बाद समतल दर्पण देख लिए थे कि समतल दर्पण क्या होता है। यह फिजिक्स है, प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर 1 हम अभी पढ़ रहे हैं फिजिक्स में। हमारा ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है, लमसम हम 50% कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम आपको दर्पण बता दिए थे कि दर्पण क्या होता है। हम आपको दर्पण बता दिए थे बाबू कि दर्पण क्या होता है, और बताए थे कि दर्पण के दो प्रकार होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। और हम जब आपको दर्पण बताए थे उसी समय हम बता दिए थे कि समतल दर्पण क्या होता है। अभी हम देखेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। देखो पहले सीधा समझो कि गोलीय दर्पण क्या होता है। उससे पहले बता दें गोलीय दर्पण का दो भाग होता है, लेकिन गोलीय दर्पण के दो भाग से पहले गोलीय दर्पण समझो, तब ना उसका भाग समझेगा। देखो एक गोला होता है, एक गोला ले लिया, इसी को बोल दो गोलीय दर्पण। गोला वृत्त समझता है, वृत्त मैथ में पढ़ा होगा वृत्त, या एक गोला ले लो उसी को बोल देते हैं गोलीय दर्पण। इस गोला में एक केंद्र होता है बीच में, जिसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। एगो गोला ले लिया, गोला के अंदर एगो केंद्र ले लिया, एगो बिंदु ले लिया जिसको हम केंद्र बोलते हैं। गोला के अंदर एगो बिंदु ले लिया जिसको हम केंद्र बोलते हैं। देखो नाम से ही लग रहा है गोलीय दर्पण, तो गोला। हम तुमको समतल दर्पण कल बताए थे, तो जो समतल था, जो घर में हमारा ऐनक होता है वो देखना एकदम समतल होता है, तो हम बताए थे कि समतल दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब गोल होगा। यह जो दर्पण होता है यह गोल होता है, और इस गोले के बीच में एकदम सेंटर में जो बिंदु होता है इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। अब इस बिंदु को इधर से मिलाया जाता है, इस बिंदु को मिलाओगे और पूरा मिला दो तो फिजिक्स में तुम पढ़ा होगा कि यह एक वृत्त है, और वृत्त को जो दो भागों में बांटता है इसको हम व्यास बोलते हैं। यहां से यहां तक पूरा लाइन है, इसको हम व्यास बोलते हैं। और उसी में तुम पढ़ा होगा कि ये जो है यह एक केंद्र है, और इस पूरे वृत्त के व्यास के जो व्यास में जो केंद्र होता है, इस दोनों ये केंद्र इस दोनों रेखा को डिवाइड करता है, और जो डिवाइड करके जो रेखा बचता है उसको हम त्रिज्या आर कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण में यही समझना है कि एक हम गोला ले लेते हैं, वो गोला के अंदर एक केंद्र होता है जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, और इस केंद्र को दो भागों में जो वक्रता केंद्र जो बीच में ये जो रेखा को बांट देता है, तो व्यास को जो वक्रता केंद्र दो भागों में बांटता है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो तुम इसको बोल सकता है कि वक्रता केंद्र। और यह जहां मिलता है, अब आते हैं फिजिक्स पे, यह जहां मिलता है इसको ध्रुव कहते हैं, इसको पी से सूचित करते हैं। तो देखो जो किसी भी गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद यह केंद्र से जो दूरी होता है ध्रुव, यहाँ पे जो दर्पण होता है, यह तो हम गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं तो इसको दर्पण अभी मानते हैं। तो यह दर्पण के बीच में यहाँ पे जो केंद्र होता है इसको हम बोलते हैं ध्रुव। इन दोनों के बीच के जो दूरी होता है इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। लेकिन यह समझेंगे, अब इससे पहले हम ये समझते हैं कि गोलीय दर्पण तो दो प्रकार होता है। तो गोलीय दर्पण अब हुआ ये कि इसको दो भागों में बांट दिया गया, गोलीय दर्पण को दो भागों में बांट दिया गया। अब हम उस समय से तुमको गोलीय दर्पण बोल रहे हैं, तो तुम उतना नहीं समझता होगा। लेकिन अब हम तुमको बोले कि एक कांच का ऐसा गोला लो, एक कांच मतलब शीशा, कांच का एक ऐसा गोला लो जिसके आर पार तुम देख पाओ। अगर तुम उसके आर पार देख रहा है तो वही है गोलीय दर्पण। एगो गेंदा लो, गेंदा समझता है या फुटबॉल, तुम आसान समझो गेंदा। अब ऐसा इमेजिन करो कि वह गेंदा शीशा का बना है और तुम आर पार देख पा रहा है। वह गेंदा शीशा का बना है और आर पार देख रहा है। अगर हम क्या करें, तो गेंदावा को दो भाग में बांट दे, तो गेंदा को दो भाग में बांट दिए। अब एक भाग को अंदर से हम क्या करते हैं कि पेंट करते हैं। अगर एक भाग को अंदर से हम पेंट कर देंगे तो दूसरे भाग में तुम अपना प्रतिबिंब देख सकता है। जब एक भाग हमको समतल दर्पण कल बताए थे तो बताए थे कि ये समतल दर्पण हो गया। हाँ, एक तरफ से पेंट कर दो या कलई कर दो, और एक तरफ से तुम अपना खाड़ होकर चेहरा देख सकता है जो तुम्हारे घर में दर्पण होता है। लेकिन गोलीय दर्पण में भी वही होता है। एक शीशा लो, शीशा के एक तरफ कलई कर दो मतलब पेंट कर दो, और जब एक तरफ से पेंट कर दोगे तो दूसरे तरफ से उसको देखोगे तो तुम्हारा फिगर दिख जाएगा, उसके अंदर तुम्हारा फिगर दिख जाएगा। तो यहां से फिगर तुम्हारा दिख जाएगा। अब देखो जब तुम्हारा फिगर दिख जाएगा तो वो क्या हो गया? एक दर्पण हो गया। तो जो गोलीय दर्पण होता है वह दो भाग में बढ़ जाता है। एगो का नाम हो जाता है उत्तल दर्पण, एगो का नाम होता है अवतल दर्पण। मतलब गोलीय दर्पण को हम बीच से काट दिए, वही क्या हो गया? दो भाग में बट गया, और एगो हो जाएगा कौन सा दर्पण? एगो उत्तल दर्पण, एगो हो जाता है अवतल दर्पण। अब देखो ये दर्पण को एक तरफ से कलई कर दिया, अब इसको दो भाग में बांट दिया, तो एक तरफ हो जाता है उत्तल, ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण। अब देखो बाबू, अब तुम यहाँ पे एक, अब ऐसा थोड़े है कि किन्हू से कलई कर देगा, किन्हू से कलई कर देगा तो दर्पण बन जाएगा। गोलीय दर्पण में ध्यान ये रखना होता है कि हम किस तरह कलई कर रहे हैं। जिधर कलई करेंगे उसके विपरीत तरफ से प्रकाश का परावर्तन होना चाहिए। जैसे देखो, हम इस पहले वाले दर्पण को जब इसको दो भाग में बांट दिए तो पहले वाले दर्पण को दूसरे तरफ से कलई कर दिए, तो मतलब इसके जो लेफ्ट साइड है, मतलब बाएं वाला भाग है, यहां से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। क्यों? क्योंकि यहां से हम अपना फिगर देख पाएंगे। अगर यहाँ पे हम कलई नहीं करते तो हमारा प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। तो हम यहां से कलई कर दिए। अब हमें ध्यान में ये रखना होता है कि हम जब भी कलई करेंगे उसके राइट साइड करेंगे, ना कि लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड हम कलई कर दे रहे हैं तो अपने आप को नहीं देख पाएंगे। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी हम गोलीय दर्पण में कलई करेंगे, मतलब पेंट करेंगे, तो वह राइट साइड करेंगे, ना कि लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड हम छोड़ देंगे। तो इसके हम राइट साइड ये कलई कर दिए। अब इसके तुम राइट साइड कलई करो, इसका ये राइट साइड होगा, इसको कलई कर दिया, इसको कलई कर दिया। कंफ्यूजन नहीं होना है। कभी कभी बच्चा क्या करता है कि दो भाग में बांटेगा, इधर से कलई कर देगा। ए बाबू, इधर से जब तुम कलई कर दिया तो जब पेंट वाला, अगर किसी भी कांच पे तुम इधर से कलई कर दिया और यहाँ इसके सामने खार होगा तो तुम्हारा प्रतिबिंब दिखेगा, वो तो दीवार के सामने खार होने जितना हो जाएगा। अब मान लो कि शीशा को तुम दोनों तरफ से पेंट करके खार हो गया, तो उस शीशवा के सामने खार हो चाहे दीवार के सामने खार हो, बात तो एक ही है। तो इसको दो भागों में हम बांट देते हैं। अब देखो, अब हमें ध्यान ये रखना है कि बाएं साइड से प्रकाश का परावर्तन होता है और दाहिने साइड से कलई करते हैं। तो बाएं साइड से प्रकाश का परावर्तन होगा और दाहिने साइड से कलई करेंगे। अब इसको दो भागों में बांटे हैं तो ये भी तो दो भाग में बढ़ जाएगा। ये वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ये सब दो भाग में बढ़ जाएगा। तो एक बार देख लो पूरा, यहां से जो दर्पण के बीच का केंद्र होता है इसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसे सी से सूचित करते हैं। और जो दर्पण के मध्य बिंदु होता है, ये पूरा दर्पण है, इसके बराबर हिस्सा पे मध्य बिंदु, दोनों तरफ से आधा आधा नाप लो, इसको बोलते हैं हम ध्रुव, इसको पी से सूचित करते हैं। और ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का जो एकदम बीच का दूरी होता है इसको हम बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं फोकस, इसको एफ से सूचित करते हैं। तो यहां पे होता है फोकस। अब ए बाबू, अगर ये सब प्रक्रिया उत्तल दर्पण में हो रहा है तो ये भी तो, और अवतल दर्पण में भी तो ये सब प्रक्रिया होगा। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया, बड़ा एफ से सूचित करते हैं, यहाँ पे पी हो गया, जिसे हम ध्रुव कहते हैं। अब देखो एक एक करके समझते हैं कि ध्रुव क्या होता है और फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है और वक्रता केंद्र क्या होता है। अब एक एक करके हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम ध्रुव समझते हैं कि ध्रुव क्या होता है। देखो, ध्रुव को हम P से सूचित करते हैं, ध्रुव को P से सूचित करते हैं। यह दर्पण का मध्य बिंदु होता है। कोई भी दर्पण होगा उसके मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से सूचित करते हैं, याद रखना। स्कूल में देखना, तुम जब जाएगा अपने स्कूल में तो वहां पे देखना जो लैब होता है उसके अंदर सब दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, गोलीय लेंस, ये टोटल चीज रखा होता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये था कि जो हमारा स्कूल था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। तुम विश्वास नहीं करोगे, हम पूरा 2 साल इंटर पढ़े अपने स्कूल में, +2 किए होंगे या 10th भी किए होंगे, लेकिन हम आज तक लैब में नहीं गए, ना हमारा टीचर कभी बोला है कि लैब में चलो। पता नहीं लोग सरकारी स्कूल का मास्टर लैब को बेच के पी जाता है कि खा जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। आज तक हम लैब में नहीं गए अपने स्कूल का। अच्छा, और ये होता है सरकारी स्कूल में, अगर हम तुमको पढ़ा रहे हैं और तुम हमसे पढ़ने आया है तो इसका रीजन एक ही है कि तुम्हारे स्कूल में तुमको नहीं पढ़ाया गया है, तभी तुम आया है। अगर तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया गया होता तो तुम यहाँ नहीं आता। और स्कूल के टीचर को हल्का में मत लेना, वो लोग स्पेशलिस्ट होता है, कोई फिजिक्स का स्पेशल, बायोलॉजी का स्पेशल, लेकिन वो लोग पढ़ाता नहीं है। तनख्वाह सरकार दे देता है, स्कूल आता है लोग, हाजिर बना के चल जाता है लोग, और बच्चा भी नहीं पढ़ने जाता है। अच्छा, बच्चा कब पढ़ने जाएगा? तुम पढ़ाओगे, स्कूल का टाइम होता है सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक। लड़का अगर स्कूल में रहेगा और तुम पढ़ाइबे नहीं करेगा तो घरे जाके कैसे पढ़ेगा? अगर ट्यूशन भी करेगा तो ट्यूशन से क्या कर लेगा जब तुम नहीं पढ़ाओगे यहाँ। और हम टीचरों से ये भी कहना चाहते हैं कि आप लोग पढ़ाइए। हमारा भाग्य वैसा नहीं था कि हम अपने स्कूल के टीचर से पढ़ पाए। जब स्कूल में फॉर्म डालना होता था तब याद आता था कि अच्छा, दोस्त को फोन करके पूछते हैं किस चीज का फॉर्म डाला रहा है। ये दशा था हमारे स्कूल का। हम लोग प्राइवेट कोचिंग से, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे टीचर से हम पढ़ के अपना 10th किए थे, क्योंकि वो लोग पढ़ाते ही नहीं थे। आप नहीं पढ़ाइए, ऐसा नहीं है कि पूरा टीचर ऐसा ही होते थे। कोई कोई टीचर होता था, 1-2 टीचर ऐसे होते थे जो काफी ईमानदार थे और ईमानदारी से वो पढ़ाते भी थे। लेकिन बाबू, आप एक बात बताओ, अगर हम 9 बजे से 4 बजे तक स्कूल में रह रहे हैं और हमको कोई 1 टीचर या 2 टीचर पढ़ा रहा है, और मान लो 2 टीचर पढ़ा रहा है तो वो 2 घंटा पढ़ाएगा, तो क्या हम 2 घंटा के लिए इतना टाइम बर्बाद करेंगे?
सभी टीचर को सीरियस होना पड़ेगा ना। तो अभी बिहार को इस पे ध्यान देना चाहिए, और बिहार भी पीछे होने का कारण यही है, टीचर ही समाज को सही रास्ता दिखाता है, टीचर समाज का आईना होता है। और हमारे टीचर जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, ये अपना सैलरी लेके अपने घर रहने में बिजी हैं। प्रिंसिपल पता नहीं आता है नहीं आता है, पर डे कोई पूछने वाला नहीं है। चलो अब आते हैं हम टॉपिक पे। तो तुम ध्रुव समझ गए। ध्रुव क्या होता है? किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? देखो यहां भी है वक्रता केंद्र, यहां भी है। ये दर्पण उत्तल है, ये दर्पण अवतल है, तो दोनों में होगा। तो हम एक ही को लेके अभी चलते हैं, उत्तल में समझाते हैं, वही सेम चीज अवतल में हो जाएगा। पहले हम अवतल में समझा देते हैं, वही सेम चीज उत्तल में भी हो जाएगा। देखो वक्रता केंद्र क्या होता है? देखो वक्रता केंद्र यहाँ है, तो वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लो ये गोलीय दर्पण है, और ये गोलीय दर्पण का जो मेन केंद्र है इसी से सूचित करते हैं, और इसी केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या? गोलीय दर्पण के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आता है वक्रता त्रिज्या। देखो वक्रता त्रिज्या ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को, ये वक्रता जो त्रिज्या है इसको आर से हम सूचित करते हैं। देखो ध्यान ये देना है कि बच्चा कंफ्यूजन, पहले ये वक्रता त्रिज्या समझ लो कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या करते हैं। इसके साथ साथ समझो प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को। ए भाई, तो तुम बोलोगे कि सर वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को, मतलब ये वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता केंद्र हुआ, और ये वक्रता ये ध्रुव हुआ। ध्रुव हुआ, इसके बीच के जो दूरी है इसको हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, मतलब आर बोलते हैं, ये पूरा दूरी को। लेकिन प्रधान अक्ष भी तो वही है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता केंद्र, और ये ध्रुव को जो रेखा मिला रहा है उसी को तो प्रधान अक्ष कहते हैं। तो ये दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। तो बाबू समझो, वक्रता त्रिज्या उसको बोलते हैं जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का दूरी है ना कि रेखा। इन दोनों के बीच के दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और प्रधान अक्ष उसको बोलते हैं जो पूरा रेखा है, ये जो तुम पूरा रेखा देख रहा है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो पूरा रेखा है, इसको, ये जो लाइन हम पूरा खींचे हैं इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कैसे दोनों का परिभाषा एक है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और प्रधान अक्ष वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। अब देखते हैं मुख्य फोकस। ये ससुरा मुख्य फोकस का अलग परिभाषा है। मुख्य फोकस में ये कहता है, अभी तुम इसको रट लेना या याद कर लेना, इसीलिए हम इसको रख दिए। जब तुमको हम बताएंगे कि अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में वस्तु को कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, उस समय हम तुमको मुख्य फोकस को अच्छे ढंग से समझा पाएंगे। अभी काहे नहीं समझाएंगे? कैसे कि इसका जो परिभाषा है वही उल्टा कर देता है। कैसे उल्टा करता है? देखो इसका परिभाषा यह है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। ले अब तुम प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है, क्या होता है? दर्पण से परावर्तन कैसे होता है, ये तो तुम समझ में नहीं किया। अब इसको तुम कैसे समझ पाएगा? तो इसको ये ध्यान रखना कि जो मुख्य फोकस जो होता है वो यहाँ पे होता है। मुख्य फोकस यहाँ पे होता है। जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो बिंदु होता है उसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। और इसमें कह रहा है कि प्रधान अक्ष के समानांतर, तो ये देखो ये पूरा जो है वो प्रधान अक्ष है, और इसके समानांतर कोई रेखा भेजेगा तो यहाँ पे ये दर्पण है, दर्पण से टकरा के जिस बिंदु से होकर गुजरेगा उसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये तुमको हम समझा देंगे। तो तुम मुख्य फोकस अभी इतना याद रखना, इसको कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। अब आता है मुख्य फोकस के बाद फोकस दूरी क्या होता है। देखो फोकस दूरी क्या होता है एक बार ये देख लेते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को, ए बाबू मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस ये है, और ध्रुव, तो ध्रुव है ये है पी से, तो एक बीच का जो दूरी होता है इसी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। तो मुख्य फोकस
और ध्रुव के बीच के दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे तुम पूरा समझ लिया कि गोलीय दर्पण क्या होता है। अब हम तुमको ये बताएंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा। बहुत आसान तरीका से बताएंगे, तुमको 3 गो डायग्राम बताएंगे, अगर 3 गो तुम ध्यान में रख लिया तो इसका पूरा 5 6 बता देगा कि कहाँ वस्तु को रखेंगे तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा। उससे पहले तुम्हारे एग्जाम में ये पूछता है कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है। तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है ये समझ लो। ये सबका पीडीएफ, ये सबका हम जो जो टॉपिक समझा रहे हैं इसका पीडीएफ तुमको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वहां से तुम लेके अपने कॉपी में लिख लेना। अभी मेरा यहाँ पे मुख्य फोकस ये है कि हम तुमको कैसे समझा पाए, कैसे तुमको समझा पाए और तुम समझ पाओ। लिखना होगा तो बुकों से लिख लेगा, लेकिन हम जो अभी पढ़ा रहे हैं ये सब परिभाषा में लिखा हुआ तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे। समझो अब यहाँ पे वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है। देखो ये तुम्हारे एग्जाम में पूछता है, तो इसको अब तुम एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसको मिटाते हैं। देखो यहां से वस्तु दूरी हम उसको बोलते हैं और प्रतिबिंब दूरी किसको बोलते हैं एक बार समझ लेते हैं। ये देखो ये है क्या है, तुम्हारा दर्पण है। अभी दर्पण मान लो कि ये कोई भी हम दर्पण ले लेते हैं, समतले दर्पण ले लेते हैं। अब तुमको हम यहाँ खाड़ करा दिए, अब तुमको ऐनक के सामने अगर हम खाड़ कराएंगे तो तुम्हारा प्रतिबिंब ऐनक के अंदर बनेगा। अभी बता दिए थे कि ऐनक के अंदर बनेगा। अब देखो वस्तु दूरी ऐसा परिभाषा लिखेगा कि तुम पागल हो जाएगा। लिखेगा वस्तु दूरी उसको कहते हैं दर्पण और वस्तु के बीच के दूरी को, या दर्पण या वस्तु के बीच के मिलाने वाली रेखा को हम वस्तु दूरी कहते हैं। इसे यू से भी से सूचित करते हैं। ए भाई इतना काहेला ड्रामा लगाना है, तुम यहाँ पे एकदम आसान से ये समझो कि ये कोई दर्पण हो गया और यहाँ पे वस्तु हो गया। वस्तु में मतलब मान लो कि तुम हो गया, तुम मतलब हम यू लिख देते हैं, यू का इंग्लिश होता है तुम। अब हम यहाँ यू क्यों लिखे हैं ये भी तुमको आगे अभी तुरंत बताएंगे। तुम यहाँ पे अपने आप को मानो कि यू, और यहाँ पे तुम्हारा प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। ये क्या है, वस्तु है। वस्तु में कौन खा रहे, तुम ही खा रहे हो, यू, तुम खुद खा रहे हो, वाई हो यू, तुम खुद खा रहे हो। अब देखो अब यहाँ पे ये कहता है कि वस्तु दूरी क्या होता है। यहां से वस्तु और दर्पण के बीच के दूरी को हम वस्तु दूरी कहते हैं। ध्यान से देखो यहाँ पे तुम वस्तु है, तो अगर तुमसे पूछा जाए वस्तु दूरी, तो वस्तु और दर्पण के जो बीच का दूरी है, ये वाला जो दूरी है, इसी को हम बोलते हैं वस्तु दूरी, और इसे यू से सूचित करते हैं। किसे, यू से, इसीलिए हम तुमको यू लिखे हैं। अब तुम यहाँ पे ये मत देखना कि अच्छा यू तो हम लिखते हैं वाई ओ यू, यू तो अच्छा इसका पहला लेटर यू है तो यू मार देते हैं, गधा कहीं का। यू मतलब यू, इसको पूरा यू समझना। तो जो वस्तु दूरी होता है इसको हम यू से सूचित करते हैं। और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, देखो जो प्रतिबिंब बना है, तो ये प्रतिबिंब बना है तुम्हारा, तो प्रतिबिंब और दर्पण के बीच के दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। वस्तु दूरी, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच के दूरी को हम वस्तु दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब और दर्पण के बीच को दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। इसे हम भी से सूचित करते हैं। किससे, भी से सूचित करते हैं। तो याद रखना वस्तु दूरी मतलब तुम वस्तु खुद हो, तो यू, यू मतलब यू से सूचित करते हैं वस्तु दूरी को, और प्रतिबिंब दूरी को हम भी से सूचित करते हैं। वस्तु दूरी किसे कहते हैं, दर्पण और वस्तु के बीच के दूरी को हम वस्तु दूरी कहते हैं, और प्रतिबिंब दूरी किसको कहते हैं, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच के दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। अब इससे आगे के क्लास में हम समझेंगे कि अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में वस्तु को कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।